First of all, welcome, ma'am, to थैंक GLCP यू। interview times. थैंक यू। जी मैम, जी स्टार्ट करें मैम। हाँ जी। जी जी मैम, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि आप लेखक बनना चाहते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लेखक बनूंगी, क्योंकि ये जो भी हुआ अपने आप ही हुआ है। हम लोगों ने 1978 में 15 सेक्टर फरीदाबाद में शिफ्ट किया था, और पता नहीं यहाँ ग्रीनरी इतनी ज्यादा थी। आई एम अ नेचर लवर, म्यूजिक लवर, तो ग्रीनरी से इंस्पायर होके मैंने अपने आप ही कब लिखना शुरू कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। पोइट्री और म्यूजिक सुनते से तो मैं बचपन से ही शौकीन थी, तो म्यूजिक सुनते सुनते मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए, पता ही नहीं चला। और बड़ी हुई, जब जॉब कर रही थी तो एक कोलीग ने मुझे चैलेंज किया कि सलोनी मैं तुझे कभी नहीं समझती। मैंने कहा मत समझ, मुझे कोई घमंड नहीं है। कहने लगी पर मैं समझना चाहती हूँ, तू शेर लिखेगी तब समझूंगी। तो मैंने कहा मुझे नहीं आती शायरी लिखनी। कहती मैं तुझे 4 मिनट 5 मिनट देती हूँ, तो अभी लिख, तेरा टाइम शुरू होता है अब। उसने इतना चैलेंज किया, तो किसी तरह से मैंने अपने दिमाग के सारे क्रिएटिव कंपोनेंट्स का मंथन किया और एक जी शेर प्रफुल्लित हुआ। तो कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छा शेर है। फिर मैंने शायरी लिखनी शुरू की। फिर मेरे एक मुस्लिम कोलीग थे जो गजल्स वगैरह, बहुत उर्दू में पीएचडी कर रखी थी, बहुत बोलते थे। तो जी वो सुन सुन के कब मैंने गजलें लिखनी शुरू कर दी वो भी नहीं पता चला। तो ये सब भगवान की तरफ से ही हुआ है, क्योंकि मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई पोइट नहीं है। तो मुझे जी खुद समझ में नहीं आती कि मैंने या तो पिछले जन्म के संस्कार ही होंगे, यही कह सकती हूँ मैं। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है आपको? जी जी बिल्कुल मैम। हाँ जी। आपका अगला क्वेश्चन। जी, अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी पहली रचना कब लिखी और आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मैंने लिखना शुरू किया मैं 10 साल की थी तब, और जी मैंने अपनी पहली फिलोसफिकल सॉन्ग 12 साल की उम्र में लिखा था, और पहला फिलोसफिकल आर्टिकल 14 साल की उम्र में लिखा था मैंने। तो वो दोनों ही लाइफ के ऊपर थे। वो गाना था लाइफ के ऊपर, और ये बाद में मैं सुनाऊंगी आपको। ये एक, मैं क्लासरूम में बैठी थी और फ्री पीरियड था, मैं पेड़ को देख रही थी, तो पेड़ को मैंने लाइफ के साथ कंपेयर कर दिया। तो उसी उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, और काफी गहरी लिखती थी मैं। मुझे मेरे क्लासमेट्स को समझ में नहीं आती थी, सिर्फ मेरी क्लास जी टीचर्स ही समझ पाते थे वो। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब। जी बहुत खूब मैम। मेरा तीसरा सवाल यह है कि आप क्या कहेंगे कि आपकी दिलचस्प लेखन विशेषताएं क्या है? जो भी मेरे दिल को छू जाए, मैं, इट्स लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। मुझे ज्यादातर लाइफ और फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, और नेचर जी के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, सोशल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, टेररिज्म, वर्ल्ड पीस, और डिवोशनल हैं, रोमांटिक हैं। और क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन हूँ, तो जी हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हर चीज के ऊपर जो भी मुझे दिल को छू जाए। 9/11 अटैक अमेरिका पे हुआ, उस पर लिख दी। किसी भी चीज पर, पर्सनल से लेकर कम्युनिटी, वर्ल्ड, सब चीजों के ऊपर लिखती हूँ मैं। और ज्यादातर लाइफ फिलोसफी, मेरा ये स्पेशलिटी ये है कि जो भी मैं लिखती हूँ मेरा मकसद रहता है कि उससे दुनिया को कोई मैसेज मिले, फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी का हो, किसी भी तरह का मैसेज हो। इवन रोमांटिक में मैं कोशिश करती हूँ आज के युवाओं को ये बताने के लिए कि प्लीज फिजिकल अट्रैक्शन को लव मत समझो, ट्रू लव क्या चीज है वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा हर रचना, हर शेर, हर गजल, हर गाने, हर पोइट्री में कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा ह्यूमैनिटी के लिए।
ये मेरी अंदर से मतलब चाहत होती है मेरी। जी मैम। जी मैम, मेरा अगला सवाल ये है आपसे, आपको लिखने में कितना समय लगता है और लिखते समय आपका वास्तविक जीवन शेड्यूल कैसा होता है? समय अलग से मैं कभी नहीं निकालती कि मैं हाँ जी अब बैठूंगी और लिखूंगी, ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ। मुझे अपने आप दिमाग में आते हैं और वो उठते बैठते खाते पीते चलते नहाते ट्रैवल करते कभी भी आ जाते हैं। मैंने पोइम्स ऑफिस में ट्रैवल करती थी, दिल्ली जाती थी, 2 घंटे लगते थे, तो रास्ते में मैंने कंपोज की हैं। ऑफिस से बस स्टॉप तक जाते वक्त उस वक्त कंपोज की हैं, नहाते वक्त कंपोज की हैं, सोने से जी पहले अचानक दिमाग में कुछ आ गया, कभी भी मतलब कोई टाइम नहीं है इसका। मैंने कभी समय तो डिपेंड करता है कि जैसे दिमाग में एक वर्ड्स आ गया, 2 3 4 मिनट 5 मिनट आ गया कुछ और मैंने लिख दिया, और उसके बाद दिमाग बंद हो गया, मतलब उस टॉपिक पे आगे नहीं आ रहा कुछ, तो फिर चाहे 2 महीने बाद फिर उसी टॉपिक पे आगे तो वो फिर मैंने लिख दिया। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरा का पूरा एक आर्टिकल मैंने लिखा था, मास्टर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स मैन और नेचर, तो मैं घर के बरामदे में सैर कर रही थी तो आना शुरू हो गया अपने आप ही, मतलब पेड़ों को देखते हुए कुछ भी ख्याल आने लग गए और वो आर्टिकल 5 मिनट के अंदर कंपोज हो गया था, तो मैंने फटाफट लिख दिया। 9/11 के ऊपर मैंने लिखी थी, वो 2 बार में हुई थी। मैं छत पर बैठी थी, प्लेन को देखा, ख्याल आ गया उसका, अचानक वर्सेस आए, फिर बंद हो गया दिमाग। दूसरे दिन फिर छत पे बैठी, फिर आए ख्याल, फिर रख दिया। तो कोई टाइम नहीं है ऐसा, मतलब मुझे अलग जी से टाइम नहीं निकालना, पर दिनचर्या वैसी ही रहती है क्योंकि मेरा अलग से टाइम तो निकालती नहीं हूँ, तो वो मेरी जी डिस्टर्ब नहीं होती। जी बिल्कुल मैम। लेखक को लिखने के लिए टाइम की जरूरत नहीं होती है, जो भी विचार, उसकी फीलिंग्स, भावनाएं जो भी होती है बिल्कुल। उससे जुड़ा हुआ होता है। हम्म। जी जी मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अ, लेखन स्थान अभी आप वर्णन कर ही चुके हैं उसका भी, अगले प्रश्न का भी, कि हम्म। आप लेखन स्थान क्या है आपका? मैं कहूंगी मेरा दिमाग है लेखन स्थान, क्योंकि यहीं पे ही सब कुछ होता है। और फिर मैं उठा के कभी कभी भूल भी जाती हूँ, रास्ते में कुछ कंपोज किया, ऑफिस पहुंच के भूल गए, नहीं तो फिर मैं वो करती हूँ कि जैसे रात को सोए तो सुबह उठ के डायरी में लिख दिया, या कोई कागज कहीं भी पड़ा फटाफट लिख दिया कि मैं भूल ना जाऊं, रट लेती हूँ। जी तो वही है, या मेरा दिमाग है या मेरा डायरी है, बस यही है लेखन जी स्थान मेरा। जी जी मैम। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी है पढ़ने के लिए? इंग्लिश में तो विलियम ब्लेक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वर्ड्सवर्थ, बहुत इंस्पायर हुई हूँ मैं इनसे। और हिंदी में मैथिली जी शरण गुप्त, वो मुझे बहुत पसंद है। यही है मेरी। जी 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 मैम, अगला सवाल आपका, आपकी रचनाएं कहाँ कहाँ प्रकाशित हो चुकी है? मेरी जहाँ तक न्यूट्रिशन और उसके ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखती थी, वो तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, हिंदुस्तान टाइम्स में, और जर्नल्स एनसीईआरटी के, अपनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ओपन लर्निंग मैगजीन में हुई हैं। बाकी पोइट्री मेरी जितनी भी है, गजल्स वगैरह, वो अलग अलग जगहों पर हुई हैं, जैसे एनसीईआरटी के जर्नल द प्राइमरी टीचर हो गया, एनआईओएस का जर्नल ओपन लर्निंग हो गया, डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ हुई थी, मैंने उनके ऊपर लिखी थी श्रद्धांजलि कविता, तो वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के न्यूज़लेटर में पब्लिश हुई थी। और इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, 9/11 की पोइम मैं वहां गई थी, तो उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी तो नहीं है पोइम्स पब्लिश करने की, आप आर्टिकल्स दीजिए। तो हाथ में थी, वो नाना करते हुए पढ़ना शुरू हो गए। मिस्टर वीर सांघवी थे उस वक्त एडिटर, तो एकदम कहते हैं कि छप जाएगी। मैंने कहा अभी तो आपने कहा कि आपकी पॉलिसी नहीं है
कहते मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये उनके कोटेड वर्ड्स हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोइम्स आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ एंड आई विल सी टू इट दैट इट गेट्स पब्लिश। तो 2-3 दिन बाद पूछना। तो मैं वेट कर रही थी, दूसरे दिन वो पब्लिश हो गई। तो इसी तरह से मेरे बहुत सारे न्यूट्रिशन पर, एजुकेशन पर और पोइम्स बच्चों के लिए जो मैंने लिखी वो भी हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई। स्ट्रेस के ऊपर मेरा पहला, आई वाज द फर्स्ट वन टू, बहुत बड़ा कवरेज दिया था उन्होंने मेरे आर्टिकल को। एजुकेशन, स्ट्रेस एंड चिल्ड्रन 2001 में ही पब्लिश हुई थी। फिर इम्प्रेसिव टाइम्स और कम से कम 12-15 न्यूज पोर्टल्स हैं जहाँ पे मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, इंडिया केसरी वीकेंड, युग जागरण, अमृत राजस्थान, दबंग हरियाणा, आगाज और कुछ बाहर के जर्नल्स हैं, विंग्स टू फ्लाई, डायडेक्टिक, जेरीमेड, जयपुरनामा, समाचार पत्र, दस्तक प्रभात, साहित्य 24 और न्यूज पोर्टल्स हैं कई, जैसे हरियाणा भास्कर.com, हिंदुस्तान अब तक न्यूज, देश आज तक मेरी बहुत सारी हुई हैं, रिवांचल टाइम्स, नेशनल प्रहरी न्यूज, साहित्य आजकल, दिन न्यूज, पंजाब ट्रिब्यून, जगत दर्शन न्यूज, साहित्य संसार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाकी सब तो मैंने बता ही दी हैं। तो इन जगहों पर प्रकाशित हुई हैं। स्कूल में मेरी स्कूल मैगजीन में, कॉलेज मैगजीन में होती थी प्रकाशित मेरी। तो इन सब जगहों पर हुई है भगवान की दया से। जी मैम, बहुत खूब। यानी बहुत से प्रकाशन में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। थैंक यू। जी मैम, अगला सवाल है मेरा आपसे। आपको अपने पुस्तकों के लिए, रचनाओं के लिए जानकारी या विचार करने की क्षमता आपको कहाँ से मिलती है? अपने आप ही आ जाता है, कहीं से भी मुझे कुछ भी। मैंने वही कहा ना कि भगवान की देन है, जो भी मेरे दिल को छू जाए बस उसी के ऊपर लिख देती हूँ मैं। मेरी जी मैम, फेयरवेल सॉन्ग्स, कॉलेज में फेयरवेल होने वाला था तो मन भावुक हो गया, फेयरवेल सॉन्ग लिख दिया, कुछ भी जो दिल को छू जाए। जी मैम। जी, मेरा अगला सवाल आपसे, आपकी और क्या क्या उपलब्धियां हैं? मेरा 2 यूट्यूब चैनल हैं, जिसे एक इंग्लिश पोइट्री के लिए है जिसका नाम है इकोज ऑफ साइलेंस सलोनी चावला, उसमें मेरी इंग्लिश पोइट्री होती है। और हिंदी एक चैनल है जिसका नाम है खामोशी की गूंज सलोनी चावला। तो इसमें मेरी हिंदी की पोइट्री, हिंदी शायरी, गजल्स और सॉन्ग्स मैं डालती हूँ। और क्योंकि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है 2 साल, तो मैं अपनी गजल्स और अपने सॉन्ग्स को अपनी ही धुन दे देती हूँ। तो वो सब मैं कभी कभी बीच में फिल्म सॉन्ग्स गा देती हूँ या कोई अच्छी बातें भी कर देती हूँ। जैसे मैंने एक बार कह दिया था कि दर्जी कौन होता है? दर्जी सिर्फ वो नहीं होता जो कपड़े सिलता है, दर्जी वो भी होता है जो रिश्तों को सिलता है, जो किसी के गम को खुशी से मरम्मत करता है, जो किसी की टूटी हुई जिंदगी को उसके ऊपर खुशी से एम्ब्रॉयडरी करता है। तो इस तरह की बातें मैं कर देती हूँ मैं। तो ये मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब शोज, लाइव फेसबुक शोज और हो चुके हैं काफी। और बहुत सारे पोएट्री ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। वो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किए, काफी प्राइजेस मिले हैं मुझे उसमें। फिर मेरे 4 रेडियो स्टेशन में इंटरव्यूज आ चुके हैं। रेडियो बूज गुड़गांव में, रेडियो मानव रचना 107.8 FM में, रेडियो महारानी, रेडियो NGF 90.4 FM। इनमें मेरी पोइट्री, शायरी के भी आए हैं इंटरव्यूज, और न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ से रिलेटेड भी इंटरव्यूज आए हैं। एग्जामिनेशन, स्ट्रेस इन चिल्ड्रन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस एंड चिल्ड्रन, और
न्यूज़ चैनल्स हैं, पहचान, फरीदाबाद, किन्नौर, अब तक, इन जगहों पे भी मेरे वो क्या कहते हैं प्रोग्राम्स, मतलब इंटरव्यूज हुई हैं मेरी इसकी। बाकी इसके अलावा मुझे अवार्ड्स भगवान की दया से मिले हैं काफी। हाँ, मैं इससे पहले बता दूं कि मैं एक तो कम से कम 20-25 एंथोलॉजीज में मैंने पार्टिसिपेट किया एज अ को ऑथर, जो पब्लिश हुई हैं, और मेरी अपनी सोलो बुक्स पब्लिश हुई हैं 4। एक तो इंग्लिश पोइट्री की जो है, जिसका नाम है इकोज ऑफ साइलेंस, इसको मैं नाम दिया है। इसमें मेरे इंग्लिश पोइट्री है और कुछ हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और जो पब्लिश हो चुके हैं, और कुछ मेरी स्केचिंग्स भी हैं, अपनी फ्री हैंड पेंसिल स्केचिंग्स, ये जैसे दुल्हन मैंने बनाई है, और ये है मेरी मम्मी की पोर्ट्रेट बनाई है मैंने, कुछ और भी स्केचेस मैंने, थैंक यू, ये है। फिर मेरी है हिंदी की किताब, मेरी हिंदी कविताएं, खामोशी की गूंज, मेरी हिंदी कविताएं, इसमें सिर्फ मेरी कविताएं हैं। एक्चुअली मैंने ना अलग अलग कर दी, क्योंकि किसी को कविताओं में इंटरेस्ट है, किसी को गजलों में, किसी को शायरी में, तो एक बुक इकोज ऑफ साइलेंस इंग्लिश पोइट्री की हो गई, खामोशी की गूंज खाली हिंदी कविताओं की हो गई। फिर शायरी और गजलों की मैंने अलग छपवाई है, जिसका नाम है बंद होठों की जुबान, मेरी शायरी और गजलें। ये है, इसमें सिर्फ मेरे शेर हैं, 110 शेर हैं और गजलें हैं। और चौथी किताब है सिर्फ गीतों की, धरती से अंबर तक मेरे अपने गीत। इसमें सिर्फ गीत है, मतलब टाइप्ड है, मैं बोलूंगी तो गाकर ही सुनाऊंगी, गजलें भी गाकर सुनाऊंगी। और ये जितने भी टाइटल्स हैं ये मैंने खुद सोचे हैं, जो कवर डिजाइन्स हैं ये भी मेरे खुद चुने हुए हैं, और बहुत साल पहले से हुए हैं मेरे। मैंने मतलब बीच में 6 साल पहले मैं बीमार भी हो गई थी बहुत ज्यादा, लेकिन ये कम से कम मेरे ख्याल मैंने 20 साल पहले सोच के रखे हुए थे कि जब कभी अगर भगवान ने चाहा और मेरी किताब पब्लिश हुई तो मैं ये वाले टाइटल्स दूंगी इनको। तो ये मेरी किताबें पब्लिश हुई हैं 4, अभी और सोच रही हूँ, अभी काम करना शुरू करना है। और इसके अलावा मुझे भगवान की दया से अवार्ड्स मिले हैं। मैंने हेल्थ एजुकेशन में काफी काम किया है, 25 साल। एनसीईआरटी में हेल्थ एजुकेशन का नेशन वाइड रिसर्च प्रोजेक्ट था। फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट में एज अ डाइटिशियन काम किया। कॉलेज में मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट और ड्रग अब्यूज पे रिसर्च का टॉपिक था। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में मैं हेल्थ एजुकेशन के ऊपर किताबें लिख रही थी। फिर रेडियो स्टेशन में भी जो मेरे इंटरव्यूज हैं हेल्थ के ऊपर काफी हैं। और जो मेरी इंग्लिश पोइट्री है वो 90% पोइम्स जो हैं हेल्थ के ऊपर हैं मेरे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ। तो क्योंकि मैंने एनवायरमेंट पॉल्यूशन वगैरह के ऊपर लिखी हैं, तो चैनल भी मेरा इंग्लिश पोइट्री का हो गया, किताब भी एक इंग्लिश पोइट्री। तो इन सब चीजों को देखते हुए वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने मुझे अभी मार्च में ऑनररी डॉक्टरेट इन हेल्थ एजुकेशन से नवाजा है। और मेरी जो 9/11, थैंक यू, 9/11 पोइम थी अमेरिका के अटैक पर जो हुई थी वो, और बाकी मेरे वर्ल्ड पीस के ऊपर मैंने जितनी पोइम्स लिखी हैं उसको देखते हुए मुझे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन से इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर अवार्ड मिला है अभी जून में। डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम में हुआ था फंक्शन। इसके अलावा मुझे श्री सत्येंद्र फाउंडेशन टॉप पर्सनालिटी अवार्ड मिला है, श्री सत्येंद्र फाउंडेशन ग्लोबल पीस अवार्ड, श्री सत्येंद्र फाउंडेशन अखंड भारत सम्मान, काव्यश्री हिंदुस्तान अंतरराष्ट्रीय साहित्य समूह की तरफ से काव्यश्री हिंदुस्तान सम्मान मिला है, राष्ट्रीय साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, राष्ट्रीय गौरव सम्मान, कबीर कोहिनूर पुरस्कार, श्री सत्येंद्र फाउंडेशन रिपब्लिक पीस अवार्ड, अखिल भारतीय काव्य शिरोमणि सम्मान,
ये भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन से मिला। अंतरराष्ट्रीय नारी चेतना सम्मान, इसके अलावा साहित्य शक्ति सम्मान, और ये जो अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन्स डे था, उस दिन महिला रत्न सम्मान, विमेन अवार्ड, अचीवर्स अवार्ड और ग्रेट अचीवर विमेन राइटर्स अवार्ड मिला मुझे फ्रॉम वर्ल्ड कम्युनिटी। और जो मैंने जैसे पॉल्यूशन वगैरह पर, एनवायरमेंटल हेल्थ पर लिखती हूँ, उसकी वजह से ग्लोबल पीस अर्थ प्रोटेक्शन अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय कला एवं साहित्य सम्मान श्री सत्येंद्र फाउंडेशन से मिला, पर्यावरण रक्षक सम्मान। और मेरी एक पोइम है पापा की ममता, उससे बेस्ट एंट्रीज अवार्ड मिला है फ्रॉम SVNPF राइटिंग कम्युनिटी। इसके अलावा बेस्ट पोएटिस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है फ्रॉम ड्रीम पब्लिशर्स। और जो मेरी लेटेस्ट है वो है मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान फ्रॉम भावना कला एंड साहित्य फाउंडेशन। और मेरी तो बुक जो खामोशी की गूंज जो मैंने दिखाई थी, ये हिंदी कविताओं की, इसको हिंदी गौरव सम्मान मिला है एक ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है साहित्य अर्पण। और इसके अलावा वीडियो कॉम्पिटिशन्स में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ काफी जगह, इंक जोन पब्लिकेशंस, राइटर्स वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन, पेन एंड पेंसिल सोसाइटी, दिल से कलम तक, ये अपने कॉम्पिटिशन्स करते रहते हैं, उनमें अवार्ड्स हैं। मेरी 2 पोइम्स जो हैं वो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गई हैं, एक वीडियो जिस नशा मुक्त समाज पोइट्री वीडियो, और दूसरी पोइट्री है धरती के ऊपर। और एक अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्राइडा, जिसकी तरफ से मुझे स्ट्रेस इफेक्ट्स ऑन डाइजेशन मास्टर्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के ऊपर लेक्चर देने के लिए सम्मानित किया गया। एक व्हाट्सएप म्यूजिक ग्रुप में म्यूजिक कंपटीशन में जज बनने के लिए सम्मानित किया गया। और बाकी जूम का भी सम्मेलन में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के से मैंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, साहित्य इकाई, किन्नौर, अब तक इन जगहों पे मैंने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए भी मुझे अवार्ड्स दिए गए। फ्री हैंड पेंसिल स्केचिंग्स को भी मुझे अवार्ड मिला है। और 2 ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे पोइट्री जज और पोइट्री रिव्यूअर के लिए कहा गया था, बट मुझे बड़ी नम्रता से उनको मना करना पड़ा क्योंकि वो रोज डेली का काम था और इतना मैं टाइम नहीं डिवोट कर सकती थी, क्योंकि पोइट्री का ऑलरेडी बहुत सारा काम है मेरे पास। और अभी मिस्टर प्लकार्ड ने मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, नेक्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन में जज बना दिया है मुझे। आई जस्ट होप कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाऊं। तो सोशल अचीवमेंट में यही है कि मैंने काफी सारी जितनी भी पोइट्री, गजल्स, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस जितना भी है, वो सब का सब मेरा इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी तरह किसी भी टॉपिक पर हो। तो यही मेरी सारी उपलब्धियां हैं जो। जी मैम, बहुत ही खूब मैम, थैंक यू। जी मैम। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका परिवार आपके लेखन के बारे में क्या सोचता है? उनका पूरा सपोर्ट है मुझे, शुरू से ही पूरा सपोर्ट है। और पापा न्यूट्रल थे, वो ना तो मुझे डिस्करेज करते थे ना इनकरेज करते थे। एक बार मैंने पूछा, मेरी जब आर्टिकल छपा हिंदुस्तान टाइम्स में, मैंने कहा पापा आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा क्या? 2-3 बार मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ बोलेंगे? तो 2-3 बार पूछ के कहते हैं हाँ पढ़ा है ना, मुझे पता है तेरा आर्टिकल छपा है, पढ़ा। मैं तो ही वाज भेजना, अपलोड करना होता है। जैसे अगर मैंने 2-3 टेक्स्ट लिए तो मैं उससे पूछती हूँ कि बता कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है,
कि किस में ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन आ रही है, किस में आवाज ज्यादा अच्छी आ रही है, तो वो चुन के बताती है, नहीं इसमें ऐसा आ रहा है, इसमें ये ठीक है। ये तो वो ही मेरा मतलब काफी सपोर्ट करती है उसमें, तो परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट है। जी, बहुत अच्छा है मैम। जी मैम, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप जब लिख नहीं रही होती है तो आप क्या करना पसंद करती हैं? एक तो म्यूजिक सुनना, बिकॉज आई एम डाई, मतलब क्या कहते हैं, मैं मर सकती हूँ म्यूजिक के लिए, इतनी ज्यादा प्यार करती हूँ म्यूजिक को और नेचर को भी। मैं नेचर ऑब्जर्व करती हूँ। कोई अगर बहुत मैं जहाँ पहले रहते थे, अभी पिछले साल हमने शिफ्ट किया है, तो बहुत बड़ा गुलमोहर का पेड़ था, तो मैं कम से कम दिन में 20 बार बाहर निकलती थी सिर्फ उसको देखने के लिए। तो मैं एनिमल्स को, बर्ड्स को वॉच करती हूँ, नेचर को, फूलों को, या फिर म्यूजिक सुनती हूँ, क्योंकि मुझे नेचर और म्यूजिक से बहुत ज्यादा इतना लगाव है कि मेरा दिल करता है कि मैं खुद म्यूजिक बन जाऊं, मैं हरियाली बन जाऊं। ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं मेरे दिमाग में। मतलब जो कवि हैं वो तो समझ सकते हैं कि जो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, बट कुछ लोगों को सच लगता होगा कि पता नहीं क्या सोच रही है। तो यही सब करती हूँ मैं, कनेक्ट विद नेचर एंड जी, म्यूजिक। जी मैम। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप किस उम्र के लोगों के लिए लिखना पसंद करते हैं? सब उम्र के बच्चों के लिए भी लिखती हूँ, बिल्कुल नर्सरी राइम भी मैंने लिखी है कि चिड़िया बोले ची ची ची, बिल्ली बोले म्याऊं, मैं क्या बोलूं जिससे सबके दिल को मैं भा जाऊं। तो ये भी मैं लिखी है। थैंक यू। थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए है, बड़े बुजुर्गों के लिए है, मतलब ऑल एज ग्रुप्स सबके लिए है। जी, जी मैम, बहुत ही खूब मैम। जी मैम, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अगली किताब कौन सी लिखना चाहेंगे, किस बारे में लिखना चाहेंगे? मेरे दिमाग में तो नेचर के ऊपर बहुत सालों से घूम रहा है। मैंने टॉपिक भी उसका सोच लिया है, चैप्टर की हेडिंग्स भी सोच ली हैं, लेकिन उसका नक्शा नहीं बना पा रही हूँ मैं, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी मैंने ये 4 किताबें खत्म की हैं, फिर ये कॉम्पिटिशन्स और शोज वगैरह आ जाते हैं बीच में, तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। तो नेचर के ऊपर मेरी है अगली, नेचर के अलग अलग एक्सप्रेशंस जो होते हैं, बट अभी उस पर काम करना शुरू करना है, अभी शुरू नहीं किया। जी, आपका अगला सवाल। अगला सवाल आपका। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी, आवाज आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है, बट समझ में आ रहा है। आपने मुझे मेरी आपसे शुभकामनाएं रिक्वेस्ट दी है हैं। कि जी, जी मैम, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मैं अपनी कि सारी आपकी जो भी रचनाएं। अलग अलग शैलियाँ है, हाँ जी, हाँ जो भी जी। आपकी अलग अलग शैलियाँ है, गीत है, गजल है, शायरी है, उसमें से आप एक एक आपकी कविता, शायरी, गजल जो भी है आप सुना दे तो। ठीक है, मैं सुना देती हूँ। 1 मिनट पानी पी लो। जी मैम। एक मैं सॉन्ग सुनाती हूँ, अभी सुनने जी, वाले पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैंने ये क्या क्या सोच रही हूँ मैं इस सॉन्ग का टाइटल है 7 फेरे। अब जी, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रेम विवाह कर ही लूं। अब मैं किससे शादी करना चाहती हूँ और किस तरह की शादी करना चाहती हूँ, ये इस गीत से पता चलेगा। जी,
इसका टाइटल है के सात स्वरों से मैं ले लूंगी फेरे साथ, रहेगा मेरा स्वर सरगम से सात जन्म का साथ। सरगम के साथ स्वरों से मैं ले लूंगी फेरे साथ, रहेगा मेरा स्वर सरगम से सात जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। तान का मैं सिंदूर लगा लूं, रागों से कर लूं सिंगार, जुल्फों में किसी धुन का गजरा महकाए मेरा संसार। तारों से तान पुरेगी, कभी न छूटे मेरा हाथ, रहेगा मेरा स्वर सरगम से जन्म जन्म का साथ। मंगल सूत्र हो सतक का मंत्र, मध्यम तीव्र की लड़ियां तीन, वही बने पहचान मेरी, वही करे जीवन रंगीन। वही मीत वही मेरा साथी, हो सुख दुख दिन यारा, रहेगा मेरा स्वर सरगम से जन्म जन्म का साथ। नैनों में आलाप का कजरा, ताल बने दिल की धड़कन, हर आरो अवरो से चले मेरी सांस, चले मेरा तन। गीतों की मुलायम मरहम चुन लेगी हर आघात, रहेगा मेरा स्वर सरगम से जन्म जन्म का साथ। सरगम के साथ स्वरों से मैं ले लूंगी फेरे साथ, रहेगा मेरा स्वर सरगम से सात जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। ये मेरा गीत था। मंगल सूत्र हमारे हिंदुओं में शादी की निशानी होती है, तो सप्तक जो होता है ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, उसकी तीन वो होते हैं, लो ऑक्टेव, मीडियम ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव, मंद्र मध्यम तीव्र। तो मैंने वो कहा है कि मैं सप्तक का मंगल सूत्र पहनना चाहती हूँ और वही तीन लड़ियां हो, तानों का सिंदूर, रागों से श्रृंगार, आलाप का कजरा, मतलब पूरा म्यूजिक से ही मैं अपने आप को संगीत सुहागन बनना चाहती हूँ, सरगम के साथ। थैंक यू। अब मैं आपको अपने कुछ शेर सुनाती हूँ। एक वक्त के ऊपर मैंने शेर लिखा है। वक्त का हर लम्हा बीती गलतियों के एहसास से हमारी आंखें खोलता है। वक्त का हर लम्हा बीती गलतियों के एहसास से हमारी आंखें खोलता है, पर अफसोस जब तक आंखें पूरी तरह खुल पाती हैं, तब तक आंखें हमेशा के लिए बंद होने का वक्त आ जाता है। जब तक आंखें पूरी तरह खुल पाती हैं, तब तक आंखें हमेशा के लिए बंद होने का वक्त आ जाता है। दूसरा शेर अर्ज करती हूँ। खुदा ने हमें, थैंक यू।
खुदा ने हमें जिंदगी में इतने गम दिए, गम की ऐसी आदत डाली। खुदा ने हमें जिंदगी में इतने गम दिए, गम की ऐसी आदत डाली कि दुख तो बर्दाश्त हो जाता है, खुशी मिले तो तबीयत खराब हो जाती है। दुख तो बर्दाश्त हो जाता है, खुशी मिले तो तबीयत खराब हो जाती है। और अगला शेर में एक बहुत ही खास शेर है और ये जिंदगी की हकीकत है मेरी, इसे बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। बड़े करीने से कभी दुख कभी मुस्कुराहट से पिरो रही थी मैं जमाने की झलकियों को अपने अल्फाजों में। बड़े करीने से कभी दुख कभी मुस्कुराहट से पिरो रही थी मैं जमाने की झलकियों को अपने अल्फाजों में। उठी पलक तो पाया बड़े करीने से पिरोई जा चुकी थी मैं खुद किसी और के अल्फाजों में। उठी पलक तो पाया बड़े करीने से पिरोई जा चुकी थी मैं खुद किसी और के अल्फाजों में। एक और शेर है। एक कदम पर खुशियां हैं पर होती नहीं नसीब। बगल में है नदिया प्यासे को पानी नहीं नसीब। नसीब न दे इजाजत तो कोई सुख नहीं सकता भोग। प्याला छूट जाए आकर भी होठों के करीब। तो ये मेरी कुछ शायरी थी। अब मैं आपको एक आपने हर किसी के दिल का हाल अपने शेर में बता दिया। थैंक यू सो मच। हर किसी की जिंदगी। जी, तो अब मैं आपको एक गजल सुनाती हूँ। जी मैम। उसे भी मैंने अपनी ही धुन दी है। ये जो गाना सुनाया था सात फेरे, इसे भी अपनी ही धुन दी थी। गई जी मैम। एक सेकंड में ढूंढ रही हूँ। एक मिनट पानी पी लेती हूँ जरा। जी जी। ये मैंने जिंदगी के ऊपर लिखी है गजल। जी। मैंने जिंदगी भर जिंदगी को जलते देखा है। मैंने जिंदगी भर जिंदगी को जलते देखा है। सुबह सुबह ही शाम को ढलते देखा है। सुबह सुबह ही शाम को ढलते देखा है। मैंने जिंदगी भर जिंदगी को जलते देखा है। खुशियां बनी रही उम्र भर अजनबी। खुशियां बनी रही उम्र भर अजनबी। और दर्द को बन हम कदम चलते देखा है। और दर्द को बन हम कदम चलते देखा है। मैंने जिंदगी पर जिंदगी को जलते देखा है।
कश्ती जिंदगी की कैसे न डगमगाती, कश्ती जिंदगी की कैसे न डगमगाए। मैंने किनारों को समुंदर को छलते देखा है, मैंने किनारों को समुंदर को छलते देखा है। मैंने जिंदगी भर जिंदगी को जलते देखा है। पश्चिम से सूरज को निकलते देखा है, मैंने हवाओं के रुख को बदलते देखा है। इस घर में थी बसी कहाँ कब जिंदगी, इस घर में थी बसी कहाँ कब जिंदगी। सिर्फ जिंदा लाशों को फिरते चलते देखा है, सिर्फ जिंदा लाशों को फिरते चलते देखा है। मैंने जिंदगी भर जिंदगी को जलते देखा है। जिंदगी को जिंदगी कहना है मुश्किल, जिंदगी को जिंदगी कहना है मुश्किल। जिंदगी को जिंदगी से फिसलते देखा है, जिंदगी को जिंदगी से फिसलते देखा है। मैंने जिंदगी को जिंदगी से फिसलते देखा है, मैंने जिंदगी भर जिंदगी को जलते देखा है। नसीबे नजर में थे नजारे बस यही, नसीबे नजर में थे नजारे बस यही। थकी हुई नजरों को गिरते संभलते देखा है, थकी हुई नजरों को गिरते संभलते देखा है। मैंने जिंदगी भर जिंदगी को जलते देखा है। आखिरी शेर। सच्चाई की चीज ये सच कब हुआ, सच्चाई की चीज ये सच कब हुआ। झूठ की आग में सच को पिघलते देखा है,
झूठ की आग में सच को पिघलते देखा है। मैंने जिंदगी भर जिंदगी को जलते देखा है। सुबह सुबह ही शाम को ढलते देखा है। ये मेरी गजल थी। जी मैम, बहुत ही खूबसूरत थी। थैंक इस यू गजल सो के मच। जरिए आपने हर किसी की जिंदगी के बारे में, यानी जो कुछ भी बीत गया उसकी याद दिला दी मैम, जो कुछ भी हो थैंक हर यू किसी के लिए। जी थैंक मैम, यू। बहुत ही खूबसूरत था। अब मैं कविता सुनाऊंगी हिंदी में प्यार जी के ऊपर। लोग प्यार के ऊपर जी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन प्यार एक्चुअली क्या होता है वो मैंने इसका संपूर्ण चित्रण किया है इस कविता में। जी प्यार क्या है? ढाई है अक्षर, एक है मात्रा, हर सुख का भंडार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। परम पिता से बहने वाली एक निरंतर धार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरिजा घर का द्वार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। इंसानियत का आभूषण हर रिश्ते का श्रृंगार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। क्योंकि प्यार हर रिश्ते की जरूरत है, चाहे वो माता पिता का हो, भाई बहन हो, जी दोस्त हो, आप किसी जानवरों को प्यार करें, तो हर रिश्ते का श्रृंगार है, जी इंसानियत का आभूषण है ये। स्नेह, जी प्रेम, भक्ति, वात्सल्य, ममता का आधार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। ये भी प्रेम के अलग अलग रूप हैं। और देखिए, जी स्नेह में भी 2.5 अक्षर, भक्ति में भी 2.5 अक्षर, प्रेम में भी 2.5 जी अक्षर, प्यार में भी 2.5 अक्षर। स्नेह, जी प्रेम, भक्ति, वात्सल्य, ममता का आधार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। कुरान शरीफ, बाइबल ग्रंथ साहब, भगवत गीता का सार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरिजा घर का द्वार है, कुरान शरीफ, बाइबल ग्रंथ साहब, भगवत गीता का सार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। कांटों भरी राहों को भी बना देता गुलजार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। ताज महल जैसे अजूबों को करता साकार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। ताज महल जैसे अजूबों को करता साकार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। जिसके आगे ईश पराजित, ये वो शक्ति अपरंपार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। ये है तो है दुनिया, प्रकट करती इसका आभार है। ये है तो है दुनिया, प्रकट करती इसका आभार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। 2.5 है अक्षर, एक है मात्रा, हर सुख का भंडार है, कुछ और नहीं, ये प्यार है। ये मेरी प्यार के ऊपर कविता थी। जी मैम, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। अब मैं आपको एक इंग्लिश पोइम सुनाऊंगी म्यूजिक के ऊपर, जी कि म्यूजिक मेरे जहन में कितना बसा हुआ है। इसका जी टाइटल है जरूर। इट्स म्यूजिक ऑल थ्रू। इट फ्लोज डाउन माय वेन्स, इट फ्लैशेस अ लाइटनिंग इन माय हार्ट, इट creates an architectural monument in my life.
It is music all through, a stream of notes, soft and mild, sometimes harsh and wild, providing a solace to me in my moments of silence, caressing my soul when it bleeds, channelizing a swelling river. Its breath blesses me, the strength of the mountains, creating a rainbow for me when shattered hopes have bleached all colors. Steering the wheel of my life, it embraces me in its fragrance and carries me high and above into the heights of the skies. ये मेरी इंग्लिश पोइम थी कि मेरे लिए म्यूजिक क्या है। जी, बहुत ही खूबसूरत थी मैम। अब मैं आपने कहा था ना कि किस उम्र के लिए लिखते हो, तो मैंने बच्चों की नर्सरी लाइन तो सुना दी आपको 2 लाइनों की। अब मैं थोड़े से बड़े बच्चों के लिए सुनाऊंगी। इसमें मैंने एक पैकेज दिया है कि इसमें खेल भी है, समझदारी भी है और न्यूट्रिशन भी है, पोषण भी डाल दिया है मैंने इसमें। और ये भी मैंने मतलब अगेन मैं कहूंगी कि मैंने सोच कर नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली आ गया। मैं बाहर चांद को देख रही थी और देखते देखते ये अपने आप बनती चली गई। समझदारी, पोषण सब अपने आप ही आया। मैं मतलब जबरदस्ती कभी कुछ मैंने सोच के नहीं किया। ये है खेल में। चांद ने जब देखा धरती पर बच्चों को खेलता लुकन छुपाई, सोच में डूबा, बोला खुद से, मैं किसके संग खेलूं भाई। घंटों बैठा सोचता रहा, आखिर सूझा एक ख्याल, डायल किया नंबर बादल का, फोन करा और किया सवाल। हाय हेलो कैसे हो यार, क्यों नहीं देते तुम दर्शन, अरे फुर्सत पाकर काम से कभी पधारो मेरे भी आंगन। छुट्टी के दिन रविवार को बादल ले आए तशरीफ, चांदनी ने खीर परोसी, बादल ने करी तारीफ। लिया डकार ऊंचा बादल ने, कहा मुझे नींद है आई, नींद भगाओ बोला चंदा, चलो खेले लुकन छुपाई। कहते ही जा छुपा चांद, नहीं देता कहीं दिखाई। थका ढूंढ ढूंढ कर बादल, हर कोशिश व्यर्थ गंवाई। मुस्कुरा कर निकला चांद, कहा बादल तुम बुद्धू, बुद्धि तेज होगी तुम्हारी, जो खाओ घिया और कद्दू। सारा अंबर देखा तुमने, नहीं देखा बस अपने पीछे, मैं कहीं नहीं छुपा था दूर, था छुपा तुम्हारे ही पीछे। सुनकर बादल भी मुस्काया, कहा करता हूं वादा। सुनकर बादल भी मुस्काया, कहा करता हूं वादा, खाकर फल और हरी सब्जियां होशियार बनूंगा ज्यादा। अगली बार किसी भी खेल में रहूंगा तुमसे आगे। अब चलता हूं, फिर मिलेंगे, ओके टाटा बाय बाय। तो ये थी मेरी बच्चों के लिए कविता जिसमें क्वेश्चन भी है। खूबसूरत थी। थैंक यू। मैंने आपको हिंदी कविता सुना दी, इंग्लिश कविता सुना दी, शेर सुना दिए, बच्चों की सुना दी, गजल सुना दी, सॉन्ग। एक और जो मैंने 12 साल की उम्र में जो मेरी सबसे पहली फिलोसफिकल पोइम थी, वो मैं सुनाना चाहूंगी कि 12 साल में जो मैंने जिंदगी पे सोचा। धुन तो ऑब्वियसली वो बचकानी ही थी, जो मैंने उस वक्त भी धुन के साथ ही कंपोज। मैं जितनी भी गजलें और गीत है ना, ये मैं ऐसा नहीं करती कि मैं पहले वो सॉन्ग लिख लूं और फिर धुन दूं।
वो निकलता ही धुन के साथ ही है, वर्डिंग और धुन इकट्ठी निकलती है मेरे दिमाग से। तो ये जी 12 साल में जो मैंने लिखी, ये क्या जिंदगी है, कभी हंसना कभी रोना, कभी जीना कभी मरना, ये क्या जिंदगी है, दुखी मरना, ये क्या जिंदगी है, दुखों से भरी कांटों से चढ़ी, पर कभी कभी फूलों की परी, फूलों और कांटों की जिंदगी है, ये क्या जिंदगी है, छुटपन किसी चीज में समर्थ नहीं, बचपन में हमें पढ़ाई छोड़ती नहीं, गृहस्थी में घर बार संभालो जहाँ कहीं, बुढ़ापे में क्या करो बैठ कर कुछ भी नहीं, कर्मों की जिंदगी है, ये क्या जिंदगी है, किसी को सुख है तो किसी को दुख है, कोई हंसमुख है तो कोई कांटों के सम्मुख है, दुख सुख की जिंदगी है, ये क्या जिंदगी है, कभी हंसना कभी रोना, कभी जीना कभी मरना, ये क्या जिंदगी है, ये क्या जिंदगी है। तो ये थी मेरी पहली फिलोसफिकल पोइम सॉन्ग, जो भी आप कह सकते हैं। और पहला जो मैंने आर्टिकल 14 साल की उम्र में लिखा था पेड़ के ऊपर, वो मैंने पेड़ की रूट्स को अपने इन्फेंसी के साथ कंपेयर किया था, और इन्फेंसी और बचपन छुटपन के साथ, जो तना है उसको टीनेज के साथ कंपेयर किया था, जो शाखाएं हैं वो जिंदगी के अलग अलग रास्तों के साथ कंपेयर किया था, और शाखाओं पे उगते हुए पत्ते जो आते हैं और झड़ जाते हैं, वो रास्ते में मिलने वाले लोग जो मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, उसके साथ कंपेयर किया था। और मैंने ये लिखा था कि पत्ते मतलब लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन अलग अलग रास्तों पर, लेकिन तना वहीं खड़ा रहता है, और तना जितना मजबूत होगा, मतलब हमारा छुटपन टीनेज का साइकोलॉजिकली फिजिकली मेंटली कितना स्ट्रांग होगा, उतना ही पेड़ की मजबूती, जिंदगी की मजबूती, उतने ही वो जिंदगी के झकझोरों को, हवाओं के तूफानों के झकझोरों को सहन कर पाएगा। तो ये मेरा पहला आर्टिकल था, द ट्री ऑफ लाइफ, जीवन रूपी वृक्ष, दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिखा था। 14 साल की उम्र में था ये पहला मेरा। और पहला जो शेर, हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत। आपने बहुत ही मतलब जिंदगी को आपने अलग अलग तरीकों से अपने रचनाओं में बताया है। बहुत ही खूबसूरत। मैंने काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अलग अलग रूप, अलग अलग साइड्स को अलग अलग रचनाओं में उनको पेश करने की कोशिश की है। और जो लड़की जिसने मुझे चैलेंज करके, जिसने मुझे शायर बनाया, अगर मैं कभी शायरी नहीं लिखती थी, उसने अगर मुझे ना कहा होता कि सलोनी मैं 5 मिनट देती हूँ तो अभी लिख शेर, तो क्यों नहीं लिखती, तो मैंने बस लिख दिया कुछ भी। तो कहने लगी अरे तू तो लिख सकती है। तो वो पहला शेर था, बड़ी अजीब ये हकीकत थी, मैं इतनी पागल हुई गनीमत थी, खोई ऐसी कि मालूम ही न चला कि जिसे चाहा वो किसी और की अमानत थी। तो ये शेर, इसमें कोई मेरा मतलब ये रियल चीज नहीं है, बट
दिमाग में जो इमेजिनेशन बहुत है, मेरी लेवल ऑफ इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है। मैं यूजुअली कहती हूँ लोगों की कि आई कैन इमेजिन एनीथिंग फ्रॉम हेवन टू हेल। तो इसके प्रोस भी हैं, कॉन्स भी होते हैं बहुत ज्यादा। तो जितना फिलहाल मैंने आपको हर शैली की वो सुना दी है, जी मैम। अपनी धुन में भी, अपनी जो क्लासिकल म्यूजिक की वजह से मैंने धुनें दी हैं वो भी सुना दी हैं। और कभी कभी फिल्म सॉन्ग भी गा देती हूँ मैं अपने उसमें, कि जैसे एक छोटा सा मुखड़ा ही सुना देती हूँ, अभी मैंने रिकॉर्ड किया था। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, ला 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 ला, जू जू जू, अभी जी बहुत ही खूबसूरत थी। गला जी बैठ रहा है तो और ज्यादा नहीं गा पाऊंगी, अंतरा हो पर। जी, अब आप मैम, जो भी कहना ये भी बहुत चाहें। खूबसूरत था। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी कविताएं, अपनी इमेजिनेशन, और आपके आपके साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो भी आपके रचनाओं से, आपकी बातों से या आपसे इंस्पायर होकर खुद भी कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं। जी, और जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। मेरा भी शुक्रिया आपका, मिस्टर प्लकार्ट का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, और जितने लोग सुन रहे हैं दर्शक, उन सबका मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, अच्छा लगेगा। जी मैम। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।